आज हम लोग पढ़ेंगे ऑल वॉज नॉट वेल टॉपिक के बारे में, है ना। ये भी एक आपके एनसीईआरटी का टॉपिक ही है। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले हम लोग तो ये जान ले कि अंग्रेज़ों ने रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, यानी कि खेतों से टैक्स कलेक्ट करने के लिए 3 अलग अलग नियम लाए थे उन्होंने। पहला का नाम परमानेंट सेटलमेंट, उसमें क्या था हम लोगों ने पूरी तरीके से पढ़ा है। उसके बाद उन्होंने लाया महलवारी सेटलमेंट, उसमें भी क्या था उसको भी हम लोगों ने पूरी तरीके से पढ़ा है। साथ ही साथ रतवाड़ी सिस्टम, ये क्या था इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है ना। अब इतना से हमको मालूम चल रहा है कि अंग्रेज़ों के पास टैक्स तो जा रहा है ना। अंग्रेज़ों को जितना टैक्स चाहिए था उतना तो उनको मिल ही जा रहा है, चाहे किसानों को आत्महत्या करना पड़े, किसानों को अपना खेत बेचना पड़े, भूखा रहना पड़े, लेकिन यहाँ पे अंग्रेज़ों का टैक्स टाइम से उड़ जा रहा है। लेकिन इतना आसान नहीं था, इसके पीछे इतना आसान बात नहीं था। बहुत प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ा। किसको? अंग्रेज़ों को नहीं, अंग्रेज़ों को नहीं, किसानों को, है ना। क्या क्या सामना करना पड़ा, क्या क्या सामना है, समस्या है, इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि द कंपनी इंट्रोड्यूस्ड मैनी न्यू सिस्टम्स, अलग अलग सिस्टम उन्होंने लाया था, जैसे परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी सेटलमेंट एंड म्यूनरो सिस्टम, जिसको हम लोग रतवाड़ी सिस्टम भी कहते हैं, है ना। ये सारा का सारा सिस्टम अंग्रेज लाया था, है ना, टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं फिर। द कंपनी ऑफिशियल्स वांटेड मोर इनकम फ्रॉम द लैंड थ्रू देयर न्यू सिस्टम। अच्छा, ये जो सिस्टम लॉन्च करने का मकसद था अंग्रेज़ों का, इनका मकसद क्या था कि किसानों का भला हो जाए, किसानों का भला हो ना हो, मेरा भला हो जाना चाहिए, इनका मानना था, है ना। और सही में ऐसा ही हो रहा था। किसान भूख से मर रहा है, तड़प के मर रहा है, उसको उससे मतलब नहीं है, बस टाइम से मेरा टैक्स पहुंच जाना चाहिए। अंग्रेज़ों को इसी से मतलब था। तो उसको क्या चाहिए था सबसे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको रेवेन्यू चाहिए, यानी कि पैसा चाहिए टैक्स के रूप में, ठीक है ना। ये उनका मकसद था। आगे, ड्यू टू दिस द कंपनी ऑफिशियल्स फिक्स्ड टू हाई रेवेन्यू डिमांड। अब चूँकि उनको पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए, तो उन्होंने क्या कर दिया था, अपना जो डिमांड था रेवेन्यू का, यानी कि टैक्स कलेक्ट करने का जो उनका डिमांड था कि हमको इतना पैसा चाहिए तो चाहिए किसी भी हालत में। अब कहाँ से किसान तुम दोगे, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको चाहिए तो चाहिए। तो जितना जो उनको पैसा चाहिए था वो पैसा बहुत ज़्यादा था, हद से ज़्यादा पैसा था, है ना। चलिए, और हद से ज़्यादा इतना ज़्यादा था कि किसान लोग आसानी से उतना पे नहीं कर सकते थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे तो आपने जान लिया कि अंग्रेज़ों को किसी प्रकार का समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन समस्या का सामना यदि किसी को करना पड़ा तो वो था किसान। अब किसान को क्या समस्या का सामना करना पड़ा, देखिए यहाँ पे। पीजेंट्स वेर अनेबल टू पे, सबसे पहला बात वही है, वो टैक्स देने में सक्षम नहीं था। कहाँ से देगा भाई, घर में खाने के लिए खर्ची नहीं है और आप पैसा मांग रहे हैं टैक्स के रूप में, तो कहाँ से देंगे आप, है ना। लेकिन हाँ, किसानों के लिए ना कभी कभी खुशी का पल होता था, लेकिन वो खुशी का पल तभी होता था जब उसका अनाज खेत में अच्छा होता था। और अनाज उस समय पे हर बार अच्छा होता नहीं था, क्योंकि हमारे पास उतना अच्छा सिस्टम नहीं था। कहाँ हमारे पास उस समय पे ट्रैक्टर था, कहाँ उस समय पे हमारे पास पाइप वाला सिस्टम था खेत को सिंचाई करने का, पटवन करने का, है ना। उतना अच्छा खाद भी नहीं था, उतना अच्छा बीज भी नहीं था, कुछ भी नहीं था हमारे पास। तो हम लोग उतना अच्छी तरीके से खेती बाड़ी कर भी नहीं पाते थे। और उस समय पे महामारी फैलना बहुत आम बात था, है ना। फसलों में कीड़ा लग जाना, बरसात होना तो पत्थर गिरना और पत्थर से फसल का बर्बाद हो जाना, ये सब उस समय पे आम बात था। क्योंकि तो किसान लोग इजीली अपना जो उनका जो टैक्स था वो पे नहीं कर सकता था, ठीक है। अब तो वो अपने टैक्स को पे करने में असक्षम था, नहीं कर पाता था। उसके बाद राइट्स फ्लेड द कंट्री साइड, राइट्स मतलब पीजेंट्स, जो किसान थे, जो खेती करते थे, कल्टीवेटर, वो लोग इस कारण से क्या करते थे, अपने गाँवों को छोड़ के किसी दूसरे गांव में भाग जाते थे या फिर कहीं दूर चले जाते थे। इतना दूर चले जाते थे कि उस पर अंग्रेज़ों का साया भी ना पड़ पाए, उसके ऊपर अंग्रेज़ों का साया भी ना पड़ पाए, यानी कि अंग्रेज़ों से वो दूर भागते थे। क्योंकि यदि अंग्रेज़ के कंट्रोल में रहा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, है ना। तो इस कारण से वो लोग गाँव को छोड़ के भागते भी थे। एंड विलेजेज बिकेम डेजर्टेड इन मैनी रीजन, विलेजेस बिकम्स डेजर्टेड। देखो, डेजर्टेड का मतलब क्या, बंजर बन जाना, है ना। गांव का गांव खाली हो जाता था, किसके वजह से, केवल और केवल अंग्रेज के वजह से, कि अंग्रेज आएगा टैक्स लेगा। अब टैक्स हम दे या ना दे, हमारे ज़मीन को हड़प लेगा, और ज़मीन भी हड़पेगा, मारेगा पीटेगा भी। इससे बढ़िया है कि चुपचाप यहाँ से भाग चलो और कहीं दूसरे जगह जाके अपना चैन का ज़िंदगी जिएंगे,
है ना। यानी कि बेसिकली ये लोग अंग्रेज के कंट्रोल से भागना चाहते थे। तो गांव का गांव खाली हो जाता था उस समय पे, सोचो, केवल केवल अंग्रेज की वजह से, है ना। तो ये सारा समस्या था जो कि अंग्रेजों की वजह से छोटे मोटे किसानों को सहना पड़ता था। उसके बाद लिखा हुआ है मैनी ऑफिशियल्स हैड इमेजिन्ड दैट द न्यू सिस्टम वुड ट्रांसफॉर्म द पीजेंट्स इनटू रिच फार्मर्स बट दिस डिड नॉट हैपन। बहुत सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े बड़े ऑफिसर्स का यह मानना था कि परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी सेटलमेंट और रतवारी सिस्टम के तहत लोगों का भलाई होगा, लोग अच्छी तरीके से खेती बाड़ी कर पाएंगे। लेकिन भलाई तो दूर, लेकिन बर्बादी बहुत नज़दीक था, है ना। क्या कहीं पे किसानों का भलाई हुआ? क्या कहीं पे भलाई नहीं हुआ, बल्कि वो लोग तो गांव छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं, है ना। तो कहीं पर भी उनको एक भी रत्ती का भलाई देखने को नहीं मिला, एग्रीकल्चर के फील्ड में सुधार देखने को नहीं मिला, बल्कि उनका खून पसीने का जो पैसा था वो भी टैक्स के रूप में चला गया। समझ गए बात को? तो ये चीज़ था हमारा ऑल वाज नॉट वेल। तो इसमें आपने क्या समझा? इसमें आपने ये समझा कि अंग्रेज़ों ने 3 सिस्टम लाया। उन सिस्टम का मकसद था कि किस प्रकार से किसानों से टैक्स वसूला जाए, है ना। और लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स का, अंग्रेज़ों का ये कहना था कि इन सिस्टम से किसानों का भी भला होगा, लेकिन दूर दूर तक भलाई नज़र नहीं आ रहा था। तो ये यहाँ पे आपने सीख लिया कि किस प्रकार से किसानों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था, है ना। अलग अलग समस्या था किसानों के पास। समझ के बात को? चलिए, तो यहाँ से आपका ये ख़त्म होता है टॉपिक पूरी तरीके से। पहला वाला टॉपिक आपका क्या था? पहला वाला टॉपिक दीवान, है ना। तो द कंपनी बिकम्स द दीवान, ये वाला टॉपिक आपका पूरी तरीके से खत्म होता है। उसी के अंदर ये हमारा छोटा मोटा बहुत सारा टॉपिक था। अगले वाले क्लास में हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा आपके चैप्टर से, जिसका नाम है क्रॉप्स फॉर यूरोप। क्रॉप्स फॉर यूरोप, ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक में कोई डाउट है तो सब पूछिए जल्दी। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं ना। चलिए, और ये जो आपका चैप्टर है ना, बेसिकली 3 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। पहला आपका है द कंपनी बिकम्स द दीवान, दूसरा है क्रॉप्स फॉर यूरोप, और तीसरा है कौन सा? तीसरा द ब्लू रेबेलियन। हाँ, द ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर। ये 3 टॉपिक आपका इस पूरे चैप्टर में है, जिसमें से कि हम लोग पूरा पहला टॉपिक अपना खत्म कर चुके हैं। अगले वाले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रॉप्स फॉर यूरोप। ठीक है, चलिए, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं। ऑनलाइन वाले बच्चे, यदि आपको कोई डाउट रहा हो इस चैप्टर में कहीं पे भी किसी भी टॉपिक में, तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।